प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे किराएदार के हवाले से। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे लगता है कि आधी आबादी ये कोशिश करती है कि उनका जो है घर बन जाए, अपने शहरों में घर बन जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। और हम सबकी दुआएँ भी हैं उन लोगों के साथ कि जो भी किराए पर रह रहे हैं वो अपना घर बनाएं। और मालिकान जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी एक दरख्वास्त है कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, जो अपनी तनख्वाह का, जो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा जो है वो आप तक दे रहे हैं, जितना हो सके उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए। बिला वजह जो या बिला जवाज़ जो है उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि वो भी पैसे देकर रह रहे हैं, तो जितना हो सके उनकी भी एहतियात की जाए। ये भी मुझे लगता है आपके हकूक़ और फ़राइज़ में आता है। इस हवाले से जानेंगे किरायादार के हकूक़ क्या हैं, मालिकान को किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसकी वजह से उनके हकूक़ जो हैं वो सेव किए जा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब जाहिद जावेद भट्ट साहब ने, जो कि माहिर कानून भी हैं और एक्स असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कानून किरायादारी जो है वो बेसिकली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून किरायादारी बेसिकली मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो एक शराइत और ज़वाबित हैं या उनके दरमियान जो एक रिलेशन कायम होता है, उसके बारे में एक कवानीन तरतीब दिया गया है, जो कि पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डीनेंस के नाम से 1959 में ये आया था। तो उसके ये आपस में जो इनका रिश्ता बनता है, इनके क्या आपस में शराइत और ज़वाबित होते हैं, इनका एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है, मालिक मकान के क्या हकूक़ हैं, किराएदारी के क्या हकूक़ हैं, इसका वो तफसीली इसमें ज़िक्र करता है। 1949 के बाद 1959 के बाद मुशर्रफ दौर में इसको थोड़ा तब्दील किया गया और 2009 में इसको रेंट प्रेमिसेस एक्ट के नाम से, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के नाम से ये आया और इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की गई। उसमें थोड़ा सिक्योरिटीज़ का भी इशू था कि बाज़ किराएदार ऐसे होते हैं जिनका अता पता होता कोई नहीं है, वो ऐसे ही बग़ैर एग्रीमेंट के, बग़ैर किसी चीज़ के आके मकान किराए पे ले लेते हैं और वहाँ पे बाज़ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमसायों के लिए, यानी उस इलाके के लिए या उस मालिक मकान के मकान के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो फिर उसके बारे में थोड़ी तब्दीली की गई, वो 2009 में आया। सही हो गया। तो बेसिकली ये क्या राइट्स मेंशन किए गए हैं जो हम सबको पता होना चाहिए? इवन किराएदार को वो राइट्स पता होते हैं? जी, किराएदार को सबसे पहले चाहिए कि उसको अपने राइट्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि जब वो एग्रीमेंट लिखता है तो उसमें जो कवानीन जो मुरतब किए गए हैं, जो वो कानून इजाज़त देता है, उन्हीं के मुताबिक वो शराइत उसमें तहरीर करवाए। लेकिन बाज़ वक़्त होता क्या है हमारे मुआशरे में कि किराएदार मजबूर होता है, किराएदार को मकान की ज़रूरत होती है, वो मालिक मकान की बाज़ ऐसी शराइत भी मान लेता है जो कि बाद में जाके उसको परेशान करती हैं, मगर वो जल्द ऐसी शराइत जो हैं आपके सामने आई हैं जो मान ली जाती हैं, जो आपको लगता है कि बाद में ख़राबी का बायस बनती है? मिसाल के तौर पे किरायानामा जो लिखा जाता है वो नॉर्मली 11 महीने के लिखा जाता है, लेकिन उसमें मालिक मकान ये लिखवाता है कि जी मैं किसी वक्त भी मकान आपसे खाली करवा सकता हूँ। उसमें बेसिकली 1 माह से लेकर 2 माह का पीरियड दरकार होता है। लीगल नोटिस कह लें या तहरीरी नोटिस, जिसमें शराइत में जो कानून में दर्ज है कि वो किराएदार को 2 माह का तहरीरी नोटिस देगा ताकि किराएदार आराम से उस दौरान में अपना मकान वगैरह खाली करके आगे जाने का बंदोबस्त कर ले। मगर नॉर्मली होता ये है कि वो जल्दी जल्दी में कह देते हैं जी जब आप कहेंगे मैं मकान खाली कर दूंगा, जैसे आप कहेंगे मैं किराया बढ़ा दूंगा। वो उसकी मजबूरी होती है, उस वक्त जल्दी जल्दी में ऐसी शराइत मान लेता है, हालांकि उसको ऐसी शराइत नहीं माननी चाहिए। और जब वो उसको इस तरह कोई तंग करता है किराएदार को, तो किराएदार के हकूक़ में आता है कि अगर मालिक मकान इलीगली या गैर अखलाकी तौर पर किराया बढ़ा देता है ज़बरदस्ती, समटाइम मालिक मकान ये भी करता है कि 4 महीने के बाद ही, 5 महीने के बाद ही कहता है जी मुझे तो मकान का किराया ज़्यादा मिल रहा है या मुझे अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है, झूठ बोल के मकान खाली करवा लेता है और फिर ज़्यादा किराए पे चढ़ाता है। तो बेसिकली जो पहले 1959 में रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस आया वो यही था कि मालिक मकान पे एक कदगन लगाई जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए कि वो किराएदार को ज़्यादा किराया बढ़ाने में और उसको तंग करने में मजाज ना हो और उसको इस चीज़ से रोका जा सके। तो ये वो शराइत होती हैं जो कि किराएदार मजबूरी में मान लेते हैं, जो वो जहन में रखनी चाहिए दोनों। जी, किराएदार को जहन में रखनी चाहिए और मालिक मकान को भी जहन में रखनी चाहिए। बेसिकली ये एक अखलाकी एग्रीमेंट होता है कि वो कुछ अर्सा के लिए आता है। कानूनी वैल्यू क्या होती है?
इसकी कानूनी वैल्यू मैंने जैसे बताया ना 2009 में इसको बाकायदा जो एग्रीमेंट है उसको कानूनी वैल्यू दे दी गई कि जो भी एग्रीमेंट लिखा जाएगा वो आपने रेंट कंट्रोलर के पास जाके उसको रजिस्टर्ड करवाना है। दोनों मालिक मकान और किराएदार वहाँ पे जाते हैं, वो एग्रीमेंट जो लिखा होता है वो बाकायदा अटॉर्नी से टेस्ट होता है और स्टाम्प पेपर पे लिखा होता है, वो जाके उस अदालत में जाके वो रजिस्टर करवा लें। इसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती और थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 1-2 दिन में ये काम हो जाता है। तो ये चाहिए उनको कि वो जाके अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो कानूनी तौर पर कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई सज़ा है इसके लिए? खिलाफ वर्जी से मुराद की यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते, रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे या जो भी उस पर शराइत लिखी हुई हैं मालिकान जो हैं वो नहीं मान रहे, उसकी खिलाफ वर्जी के अटके अगर लिखा हुआ है कि इतने महीने का हमें टाइम पीरियड दरकार है खाली करवाने से पहले, तो वो नोटिस के बगैर या फिर किस तरह से उसको मजबूर कर रहे हैं खाली कर लिया जाए, तो मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? एग्जैक्टली यही इसके लिए हमारे यहाँ अदालतों में स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनको हम रेंट कंट्रोलर्स की कोर्ट्स कहते हैं। वो रेंट कंट्रोलर हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं। किराएदार को अगर मालिक मकान नाजायज़ परेशान करता है, जो एग्रीमेंट में शराइत लिखी गई हैं उनसे वो तजावज़ करता है या उनका पालन नहीं करता, यानी उनको मानता नहीं, उनको अबे नहीं करता, तो किराएदार को यह हक हासिल है कि वो रेंट कंट्रोलर के जाके उसको दरख्वास्त है और उसको बताया कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती की जा रही है। जो आपने उर्फ़ आमद सुना होगा कि कोई भी किराएदार जब जाते हैं तो अदालत से स्टे हासिल कर लेते हैं, वो स्टे यही होता है, उसको बेसिकली रोकना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है मालिक मकान को कि आप जो काम कर रहे हैं इलीगल कर रहे हैं, आप आके कोर्ट में इसका जवाब दें। वो फिर 10 दिन के अंदर अंदर एक जवाब देता है, वो आके फिर वो पेश होके जवाब देता है अपना और फिर कोर्ट को बताता है कि जी मैं सही हूँ या ये सही है। ज़्यादातर ये होता है कि मालिक मकान कहता है जी ठीक है जी मैं आइंदा से इसको इलीगल तंग नहीं करूँगा, वो दावा उसका वापस हो जाता है। फिर वो मालिक मकान क्या करता है, फिर वो अपना राइट इस्तेमाल करते हुए वो एविक्शन यानी कि बेदखली दायर कर देता है उसके ख़िलाफ़, और वो फिर वो भी चलती है, कोर्ट जज करती है, देखती है कि ये ठीक है या वो ठीक है, फिर कोर्ट उसके मुताबिक फैसला कर देती है। सही हो गया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी डोमेस्टिक और कमर्शियल जो भी कानूनी किरायादारी है वो सेम रूल्स होते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस होता है? कमर्शियल में जो कि जिससे कि आप कोई फ़ायदा हासिल करें, जैसे इसमें कोई बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कोई शॉप्स आ जाती हैं, कोई मार्केट में आ जाती हैं, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है जो कमर्शियल होते हैं, और उसमें टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया 11 माह का किराया होता है, उस किरायानामा लिखा जाता है कानूनी तौर पे जो डोमेस्टिक हैं, और उसमें 10% किराया जो होता है ना, साल के बाद 3 साल के बाद 25% किराया बढ़ा सकते हैं डोमेस्टिक में मालिकान जो होते हैं, अगर वो आपस में कॉन्सेंट लेके वो अपना किरायानामा इन्हांस करते जाते हैं। लेकिन कमर्शियल में हर साल 10% किराए का इजाफा होता रहता है, जबकि डोमेस्टिक में नहीं होता, और उसमें आप टाइम फ्रेम भी दे देते हैं 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसका एडवांस भी होता है। उसमें एक और शक्ल होती है पगड़ी वाली शक्ल, जैसे आपने सुना होगा और फिर हमने फलां दुकान की पगड़ी है, वो पगड़ी की सूरत में जो रकम अदा करते हैं वो उनकी रकम जो होती है उसमें इन्हांसमेंट भी होती रहती है वक्त के साथ साथ। अगर कमर्शियल वैल्यू उसकी बढ़ जाती है या उसकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है तो वो पगड़ी में भी बाज़ का जब वो जाते हैं जो वहाँ पे रेंटेड आउट होते हैं, जो किराएदार होते हैं, वो फिर अपनी पगड़ी को उस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं या किसी और को दे के ना अपनी पगड़ी वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो मालिक दुकान होता है या मालिक जो प्रॉपर्टी होता है उसकी कंसेंट से ही होता है। तो ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसमें डिसाइड किया जाए इतने मरले घर का इतना किराया होगा, इतने मरले का इतने चीज़ें फ़िक्स हो जाएं? क्योंकि कमरे का किसी जगह पर मैं देख रही हूँ 10,000 है, किसी जगह वही कमरा या समथिंग वही एरिया में वो ज़्यादा किराया है। ऐसे कोई फ़िक्स चीज़ें हैं या नहीं अभी तक? आपने बहुत अच्छी बात की। इसी वजह से बहुत सारी आबादियों में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोग परेशान हैं कि होता ये है कि हर इलाके का, हर सोसाइटी का एक अपना अपना कानून होता है, अपने अपने उनके बाई लॉज होते हैं, लेकिन होता ये उन बाई लॉज को वायलेट किया जाता है। कानून किराएदारी के मुताबिक ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं बना कि जो ये बता सके कि 10 मरले का क्या रेट है फ़लाँ इलाके में या 5 मरले का क्या रेट है फ़लाँ इलाके में।
इसको बिल्कुल मुख्तस होना चाहिए और इसको फ़िक्स होना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया है कि इस तरफ आज तक किसी कानूनदान की तवज्जो भी नहीं गई और ना ही पार्लियामेंट में इस पर कभी कोई सवाल उठा है कि जिस तरह डीसी रेट, जैसे आप देखें ना, कमर्शियल के लिए जब कोई चीज़ आपने बेचनी है, मकान बेचना है किसी भी इलाके के, वहाँ के डीसी रेट्स मुकर्रर हैं और डीसी रेट की लिस्ट बाकायदा बनती है कि हर इलाके में इतने मरले का ये रेट होगा। तो अगर हर मरले का रेट तयन किया जा सकता है तो क्या वो डीसी ही उसी किराएदारी के जो रेट्स हैं, जैसे कि अगर टाउन, अब तो टाउन बन गए ना, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेता, अब टाउन बन गए, हर टाउन में एक किराएदारी का 5 मरले का 10 मरले का मकान की वैल्यू के हिसाब से मुकर्रर करना चाहिए कि इसका इतना किराया होना चाहिए और इसका इतना किराया होना चाहिए। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, इसको कानूनी तौर पे इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं है। अच्छा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे भी करते हैं कि किराए पे लेके या गिरोह पे लेकर वो आगे किराए पे चढ़ा देते हैं जी। तो ये अगर हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लें, या फिर मैंने किराए पे लिया और मैं आगे किराए पर दे रही हूँ, या गिरोह लेकर मैं आगे किराए पर दे रही हूँ, तो ये इस हद तक, इस सब चीज़ों में किस हद तक कानून की खिलाफ वर्जी है और इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी मैं बताता हूँ। एक्शन तो पहले मैंने वही बताया ना कि एक्शन तो वही है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे रेंट कंट्रोलर की कोर्ट है, वहाँ रिज्यू कर सकते हैं, वो मालिक मकान हो या किराएदार हो। बेसिकली बात ये है कि जो भी उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा, जो कानूनी तौर पे कानून किराएदारी में लिखा हुआ है कि कोई भी किराएदार जब वो अपनी शराइत लिखता है तो वो उसमें लिखा होता है कि वो अपनी जो प्रेमिसेस उसने रेंट पे ली है वो उसको सबलेट नहीं करेगा। सबलेट से मुराद है आगे किसी को किराएदारी पे नहीं देगा। अगर वो किराएदार जिसने एक एग्रीमेंट लिखा हुआ है और उसमें वो शर्त लिखी हुई है कि वो सबलेट किसी दूसरे को नहीं करेगा, जब मकान खाली करते वक्त वो मालिक मकान को ही मकान वापस करेगा, उसकी प्रॉपर्टी वापस करेगा, आगे किसी को किराए पे दे के खुद नहीं निकल जाएगा, ये उसकी शर्त में लिखा होता है। अगर वो किराएदार उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उसी अदालत में हो सकती है, जैसे मैंने बताया रेंट कंट्रोलर की अदालतें हैं। दूसरी सूरत जो आपने बताई कि गिरवी लेके, गिरोह पे लेके मकान और आगे किराए पे दे देते हैं, ये गिरोह वाला बिल्कुल सिस्टम दूसरा है, ये किराएदारी में बिल्कुल नहीं आता। ये दो पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट होता है कि इतनी रकम मुझे दरकार है, इतनी रकम के इवज़ में आपको अपनी प्रॉपर्टी ग्रो रखवा देता हूँ, रहन रखवाना कहते हैं उसको। वो रहन रखवा के अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर देते हैं और उसमें फिर वो आजकल चूँकि सूद वाला मामला भी आ गया है, लोग समझते हैं कि जैसे प्राइस बॉन्ड सूद है और फिक्स रकम रखवाना सूद है, तो वो उस पे किराया भी देते रहते हैं। इसी तरह आप अगर कोई फिक्स रकम रखवाती हैं अपनी किसी माल और अपना मकान गिरोह दे देती हैं तो वो भी सूद की शक्ल में आता है, तो उसको ऐसा नहीं करना है। फिर उसको थोड़ी लीगल और जैसे कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ ले, सही शक्ल देने के लिए वो करते हैं क्या कि उसको थोड़ा सा किराया का जिक्र कर देते हैं और उसको जिसको आप वो देते हैं गिरवी, जैसे 50 लाख पे 10 मरले का मकान है, 50 लाख पे आपने गिरोह ले लिया है, तो जो 50 लाख आपका है अब आपको उसका क्या फ़ायदा आ रहा है, तो फिर आप उस मकान को रेंट आउट कर सकते हैं और उस मालिक मकान की मर्ज़ी के साथ, वो भी आपस में शराइत में लिखा होता है। सही हो गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं कल देख रही थी जापान में ऐसा होता है कि जब भी आप कोई रेंट आउट करते हैं मकान, तो जिस हालत में आपने वो ख़रीदा होता है उसी हालत में आपको वापस करना होता है। वो पेंट से लेकर वो सिवरेज का निज़ाम, मतलब कुछ भी ऐसा है ना, आपको उसी हालत में उसको रिटर्न करना होता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इवन टाइल पत्थर जो होते हैं वो भी तोड़े होते हैं, बहुत सारे नुकसान हुए होते हैं। तो उस बारे में बताएंगे, उससे भी मालिक मकान जो है वो कुछ पैसे रकम जो एडवांस दी होती है उसमें से कटौती कर लेता है या कुछ बिल्स में रख लेता है, ये सब चीज़ों का कुछ एग्रीमेंट होता है? जी, वो एग्रीमेंट में यही चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि जो मकान रेंट लेता है मकान, उसमें एक शर्त ये भी लिखी होती है कि जैसा मैं मकान हासिल कर रहा हूँ मैं बिल्कुल इसी हालत में वापस करूँगा। कोई तोड़ फोड़ की सूरत में या कोई ख़राबी की सूरत में मैं उसका देनदार हूँगा। और इस ज़िम्मन में उन्होंने सिक्योरिटी अपनी रखवाई होती है, 2 माह का किराया, 3 माह का किराया, बाद लोग 4 माह का भी ले लेते हैं, 5 माह का भी ले लेते हैं, मगर ये कॉन्सेंट से होता है, इलाका वाइज होता है, कोई ज़्यादा लेता है कोई थोड़ा लेता है। उस मकान की सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ किराएदार को, मालिक मकान को डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ताकि जब मकान खाली होता है तो अगर कोई तोड़ फोड़ की है, कोई पत्थर टूटा है, कोई दरवाज़ा टूटा है, कोई लाइट टूटी है, कोई ऐसा चीज़ टूटी है, तो फिर वो उस ज़िमन में, उस मद में जो रकम उसने सिक्योरिटी के तौर पे दी होती, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी।
वो एडवांस नहीं कहलाता, अब उसको सिक्योरिटी कहते सही हैं। हो उस गया। सिक्योरिटी में से मालिक मकान फिर वो अपनी चीज़ें दुरुस्त करवा के बाकी पैसे जो बचते हैं वो उसको दे देता है। सही हो गया सर, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में पैगाम यही है जी, किराएदारी और जो मालकान और किराएदार हैं वो आपस में एक अच्छा रिलेशन उनका रहना चाहिए। ये एक ज़रूरत के तहत आप एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं और हमें अखलाकी तौर पे एक दूसरे को ना सिर्फ अदालतों में जाके नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखते हैं उसको अबाइड बाई करना चाहिए और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के पान।